दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी के लिए ये आपका जीएस का मेगा टेस्ट होने जा रहा है। कुल मिला के इसमें आज प्रश्नों की संख्या 50 है। हालांकि जो जीएस के प्रश्न एग्जाम में आएंगे एलटी ग्रेड में वो 30 ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये मेगा टेस्ट है तो हमने यहाँ पर प्रश्नों की संख्या को 50 रखा है। ठीक है, और बिल्कुल एग्ज़ाम के मुताबिक ही आपके प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस समय एक सही उत्तर देने पर आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका उत्तर एग्ज़ाम में गलत हुआ तो 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप अपना जो स्कोर है इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आप कुल मिला के 100 अंकों का यह टेस्ट होगा। 100 अंक में कितने अंक आपके बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल मैथ रहेगी कि जो जितने भी सही प्रश्न आप करेंगे उनके स्कोर आप एक तरफ लिखते जाइए, मतलब कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्न आपके गलत हुए। तो जितने सही हो रहे हैं उनमें से फिर जो गलत हो रहे हैं तो उसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा 0.67 से, और उन अंकों को घटाकर आप अपना रियल स्कोर जान सकते हैं कि कितना स्कोर आपका हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि आज का ये जो टेस्ट है इम्पॉर्टेंट है और इस पर आधारित सारे नोट्स आपको पेड ग्रुप में दिए जा चुके हैं। तो जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी व्याख्या भी लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है। दर्रों पर आधारित प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सारी ट्रिक में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो फिलहाल बड़ा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में जांस्कर पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है और लेह मनाली राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अगर आप लेह से मनाली जाएंगे तो आप बड़ा लाचा दर्रा होकर ही जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और बेसिकली यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, देखते जाइए। माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी। माउंट बेटन योजना को दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था। तो 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जुलाई 1947 या फिर 1 जुलाई 1947। दोस्तों आप जानते हैं कि माउंट बेटन योजना जो थी इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1947 में पेश की गई थी। सही जवाब इसका बनेगा विकल्प ए, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, 3 जून 1947। तो फ्रेंड्स इसे 3 जून की योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो योजना थी ये 3 जून को लाई गई थी। ठीक है, और इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलकर तैयार किया था। योजना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देने के लिए भारत के विभाजन की रूपरेखा को तैयार करना था। 3 जून की योजना। अगला क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस के जितने भी मीटिंग्स हुए हैं, जितने भी सम्मेलन हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं और पेड ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे चुका हूं। तो जितने भी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जो लोग लेक्चर देख रहे हैं लगातार उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आपको ये बताना कि नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। दोस्तों इसका जो आंसर है वो बनेगा, जी हाँ दोस्तों, 1907 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था। तो ये अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसी में कांग्रेस जो थी वो नरम दल और गरम दल 2 दलों में बट गई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है और इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि 1907 का सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। रास बिहारी घोष। तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम था रास बिहारी घोष। बोस मत याद करना, इनका नाम पूरा था रास बिहारी घोष। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का
1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बी डी सावरकर ने कहा था, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तो दोस्तों ये जो 1857 की क्रांति थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था वी डी सावरकर के द्वारा, यानी कि आपका जो विकल्प बी है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वी डी सावरकर ने कहा था, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसके बाद आपका, लेकिन ये बात उन्होंने कही है, उनकी एक किताब है, वी डी सावरकर की एक किताब है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इस विचार को उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हीमोफीलिया नामक रोग होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि आपका जो इसमें उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हीमोफीलिया जो है यह एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है, जिसमें शरीर में पर्याप्त थक्का जमाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो मतलब उपस्थित नहीं होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि चोट लगने पर या फिर सर्जरी के बाद रक्तस्राव को रोकने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को, हीमोग्लोबिन को या फिर आरएनए को? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा? डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये बॉडी को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, यानी कि ये हमारे शरीर का एक तरीके से जो है प्रतिरक्षा तंत्र है। ठीक है, और प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली एवं लाल अस्थि मज्जा को बनाने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है वो सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों याद रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो सबसे धीमी गति से होता है हरे रंग में। हरे रंग में जो प्रकाश संश्लेषण है बहुत ही धीमी गति से होता है। कारण इसका ये होता है कि हरे प्रकाश को पत्तियां जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सबसे तेज़ गति से जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दोस्तों होती है ये लाल रंग में होती है, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, सबसे तेज जो है लाल रंग में होती है और लाल रंग के बाद नीले प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो दोस्तों ये था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और 1813 का चार्टर अधिनियम ये भी गलत है। 1833 का जो अधिनियम आया था ये आपका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर कहा जाने लगा था। इस अधिनियम ने सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को भारत के गवर्नर जनरल में निहित कर दिया और ब्रिटिश भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया था। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थियरी के रूप में भी, और अब ये प्रैक्टिस करनी आपके ज़रूरी है। और यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अच्छे से देख लेना एक दो बार। ठीक है, निम्न कथनों में कौन सा गलत है? आप पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर गलत है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ये कथन दोस्तों आपका सही है या गलत है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, कह रहे हैं कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। तो दोस्तों ये बात भी आपकी सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, इसको अपनाया गया था। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को अपनाया गया। ये आपका गलत है। ठीक है, और इसी के साथ जो विकल्प डी है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग नहीं माना गया है, तो ये कथन भी आपका गलत है। यानी कि सी और डी दोनों के दोनों आपके कथन सही नहीं हैं। देखो दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, न कि वंदे मातरम को। ठीक है, दूसरी बात यह है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये मामला जो है 1973 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है।
यानी कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। इससे पहले बेरूबारी यूनियन मामले जो कि आया था 1960 में, न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान देना कि बेरूबारी अधिनियम जो आया था, बेरूबारी यूनियन मामला जो आया था 1960 में, उस समय तो न्यायालय ने कह दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर जब मामला आता है 1973 का केशवानंद भारती मामला, तो उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामले के निर्णय ने स्थापित किया कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता, जिससे यह संविधान की व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले निजी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो परिसर है ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का है और ये निजी AI संबंधित बहुविषयक जो है परिसर खोला गया है। तो ये परिसर कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन में है गोरखपुर, मथुरा, उन्नाव और लखनऊ। तो दोस्तों याद रखना कि चंडीगढ़ का परिसर जो कि AI से समर्पित है, इसको खोला गया है उन्नाव में। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, देखो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहाँ पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया? तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रदेश का पहला, यूपी का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है और इसकी स्थापना गोरखपुर में की गई है। यानी कि आपका जो विकल्प ए है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में टोरेंट ग्रुप द्वारा विकसित राज्य के पहले और भारत के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया था। 72,000 टन वार्षिक क्षमता वाली यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पहला हाइड्रोजन यानी कि जो पहला वाला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है इसे 2022 में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था? तो असम में लगाया गया था। तारीख थी यहाँ पर 20 अप्रैल 2022 में इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो असम में। तो ध्यान देना कि 2022 में पहला जो संयंत्र था ये असम में लगा था और अब 2025 में ये दूसरा संयंत्र है जो कि यूपी में स्थापित किया गया है। यूपी में कहाँ पर? यूपी के गोरखपुर में। ठीक है, डिटेल आप लोग समझते रहिए क्योंकि ज़रूरी है कि डिटेल आपको पता रहे। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये एक किताब है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो प्रश्न है कि द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये जो किताब है, तो ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों देखो, ये जो किताब है इसको लिखा गया है किसके द्वारा? ध्यान देना, ये किताब लिखी गई है RC मजूमदार के द्वारा। ठीक है, और ये किताब का कवर मैं आपको दिखाता हूँ। कवर रहेगा ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये कवर है, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कवर में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। RC मजूमदार की किताब है और इसमें ये जो बनाया गया है आप देख रहे हैं ना कि जो ऊपर से हमला कर रहे हैं और नीचे से जो है पूरी लड़ाई चल रही है यहाँ पर ब्रिटिश सेना और भारतीयों के बीच में। ठीक है, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक जो किताब है इसके लेखक कौन है? RC मजूमदार हैं। यह किताब 1857 के विद्रोह के विभिन्न पहलुओं पर एक महत्वपूर्ण कार्य है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, नेपियर या फिर जॉन लॉरेंस। तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो लॉर्ड कैनिंग था वो 1856 में ही गवर्नर बना था, गवर्नर जनरल था। तो 1856 से लेकर 1860 तक लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और 1858 में भारत का पहला वायसराय भी बना था। ये आप ध्यान रखना, वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। और वायसराय पहली बार कब बनाया गया था? तो 1858 में जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था
उसे भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो 1858 की बात है ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सारी बातें धीरे धीरे आपको और अच्छे से जब पता लगेंगी तो और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मामला था वो ये था कि कांग्रेस की नीतियों से जो कुछ कांग्रेसी थे वो क्षुब्ध हो गए और अंत में उन्होंने 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वराज पार्टी में जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो कौन बनाए गए थे? ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष जो थे वो CR दास थे, ठीक है, चितरंजन दास, और नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, सचिवों में से एक नेहरू भी थे, ठीक है। नेहरू कौन? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं। नेक्स्ट आपका है कि प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है। अवध किसान सभा, इसका गठन कहाँ पर हुआ था? यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था और इसका गठन किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो विकल्प जो बी है ये बिल्कुल सही है आपका। प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ कब था? तो 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में यह संगठन किसानों को जमींदारों और ब्रिटिश शासन के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। उसमें जो जमींदार थे, जो ब्रिटिश शासन था, उनका शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके बाद अवध किसान सभा गठित की गई थी बाबा रामचंद्र के द्वारा 1920 में, ठीक है। झिंगुरी सिंह जैसे अन्य किसान नेताओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और झिंगुरी सिंह का नाम तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है कि जो अब प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा बनी थी उसको किसने गठित किया था। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत देश का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, आजकल नए नए प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, भारत देश का नाम सबसे पहले तो अष्टाध्यायी में आपको मिलता है भारतवर्ष, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। जैसे कि भारतवर्ष ये नाम सबसे पहले इसका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया गया। अष्टाध्यायी को लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। हालांकि जो अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं उसमें राजा खारवेल का जो हाथी गुम्फा शिलालेख है, राजा खारवेल का जो हाथी गुम्फा शिलालेख है उसमें भी भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का है। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प में अष्टाध्यायी था, तो आपका उत्तर अष्टाध्यायी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार कीजिए। मुगल काल में आपको पता ही है कि बहुत सारी जो हिंदू धर्म की किताबें हैं उनका जो है फारसी में ट्रांसलेशन किया गया था। जैसे कि महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था किसके द्वारा? अब्दुल कादिर बदानी के द्वारा, ये सही है। राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखी थी, लेकिन टोडरमल का इससे कोई संबंध नहीं है। और अथर्ववेद का जो ट्रांसलेशन हुआ था वो हाजी इब्राहिम सरहिंदी के नेतृत्व में किया गया था अकबर के कहने पर। तो 1 और 3 वाला जो विकल्प है ये तो आपका सही है, 2 वाला गलत है। तो जिन जिन ऑप्शन में आपका 2 नंबर है वो गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। 1 और 3 वाला जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ध्यान देना इसको। और ये जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, इसको नाम क्या दिया गया? रज़्मनामा, मतलब युद्ध की पुस्तक। और ये अनुवाद 1582 में पूरा हुआ और इसके लिए कई संस्कृत के विद्वानों ने मिलकर काम किया था ताकि अनुवाद में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आपको शासक और उसका उपनाम दे दिया गया है, आपको मैच कराना है कि इसमें कौन सा नाम किसका है। जैसे कि दोस्तों, बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा जाता है, ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, ठीक है। जहांदर शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख और मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड डलहौजी वुड डिस्पैच, लॉर्ड नॉर्थब्रुक पहली जनगणना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो साइमन कमीशन था इसका गठन लॉर्ड इरविन ने ही किया था, मतलब पहला वाला तो सही है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट आया था। 1919 वाला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो रॉलेट एक्ट के बाद ही हुआ था, जो कि इसमें डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को जो है गिरफ्तार किया गया था
और फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। तो दूसरा भी सही है। लॉर्ड डलहौजी वो डिस्पैच लेकर आए थे, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन लॉर्ड नॉर्थब्रुक पहली जनगणना, ये तो आपका गलत है। जनगणना से नॉर्थब्रुक का कोई भी संबंध नहीं है। आपको पता है कि भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, तो उसमें लॉर्ड मेयो था, और जब 1881 की जनगणना हुई तो उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? जैसे कि सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था, ये करेक्ट है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हैकेल, ये गलत है आपका। शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ये भी सही है। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये भी आपका सही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो उत्तर है वो लॉर्ड हैकेल का हिंदू विधवा पुनर्विवाह वाला जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लॉर्ड हैकेल ने नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। लॉर्ड हैकेल ने नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो गैसें होती हैं वो जो दाब बनाती हैं, प्रेशर, तो प्रेशर को मापने के लिए दोस्तों यहाँ पर पोटोमीटर, आंडोमीटर, मैनोमीटर या फिर वेंचुरीमीटर, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर बनेगा मैनोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा कि गैसों का जो दाब होता है उसको मापने के लिए मैनोमीटर यंत्र जो है प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोबायोटिक मतलब दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि इसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि आपकी बॉडी की इम्यून को और प्रक्रिया को और भी ठीक करते हैं। तो दही में जो बैक्टीरिया मिलते हैं उन्हें प्रोबायोटिक कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ये जैविक खाद, एसिड, एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं है। सही जवाब इसका देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा, मतलब जो संविधान की 9वीं अनुसूची थी किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें पहला विकल्प आपका सही है, प्रथम संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1951 में, ठीक है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। एग्जैक्टली यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि 9वीं अनुसूची जो है इसका जो संबंध है तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से है, ठीक है। इसे अनुच्छेद 31B के साथ पेश किया गया था, जो 9वीं अनुसूची के तहत आने वाले कानूनों को अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से बचाता है। यह संशोधन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय, ये आपका सुमेलित है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार और अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। अब यहाँ पर देखिए आपका जो विकल्प डी है ये तो बिल्कुल ही गलत है। राज्यपाल को हटाने से संबंधित नहीं है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155, ठीक है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 155 है वो ये बताता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो हटाने से नहीं, नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 155, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जनगणना 2011 किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई गई है? तो मैंने जनगणना के बारे में आपको कंप्लीट नोट दे दिया है। इस पर एक वीडियो भी मैंने डिटेल में अपलोड किया हुआ था। देखो यूपी की जनगणना और जो आपका जनरल सेंसस था 2011 दोनों पर आपको कंप्लीट वीडियो दिया जा चुका है, ठीक है। जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको इस लेक्चर में मिलेगा नहीं। जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको PDF भी दी गई है ताकि वो अपना रिवीजन कर सकें एग्जाम से पहले। जनगणना 2011 किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर मिलती है? तो देखो बात क्या हो रही है,
केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पर सामान्यतया प्रदेश के बारे में बात होता तो आपका उत्तर हो जाता यूपी। यूपी की जो जनसंख्या थी सर्वाधिक थी, लेकिन किस यूटी की सर्वाधिक है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर दमन और दीव। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता दर यहाँ पर पाई गई, ठीक है, लक्षद्वीप में। अब देखो बात यहाँ पर क्या हो रही थी, मैंने आपको जो बताया यूपी, तो यूपी सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर रहा था और केरल जो है साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान पर रहा था प्रदेशों में, ठीक है। लेकिन अगर साक्षरता के मामले में सबसे अधिक साक्षर यूटी कौन सा है, ये उत्तर अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब बनेगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है दोस्तों ये 91.85% उस समय थी, ठीक है। कब? 2011 के समय। अब तो और भी बड़ी होगी। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो देखो बात हो रही है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु का मतलब 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है। तो देखो असम, बिहार, यूपी ये तीनों नहीं है, अरुणाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर, जो कि आपका विकल्प डी में दिया गया है। तो शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश जो था ये पहले स्थान पर था। इसके बाद मिजोरम है, फिर मेघालय है और फिर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। नॉकनी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है। नॉकनी सिंड्रोम जो है एक बीमारी होती है। तो नॉकनी, नी मतलब घुटना, घुटने से संबंधित होता है। घुटने इसमें क्या होते हैं? तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। तो ये जो है फ्लोराइड की वजह से होता है। जहाँ पर पानी में फ्लोराइड नामक तत्व आता है वहाँ पर हड्डियाँ जो है कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अत्यधिक फ्लोराइड के संपर्क में आने से हड्डियों और जोड़ों से संबंधित एक स्थिति जिसे स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं हो सकता है, जिसके कारण घुटने एक दूसरे की ओर झुक जाते हैं। तो बहुत खतरनाक बीमारी है। रक्त क्या है? एक उपकला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है या फिर संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों रक्त जो है, जो ब्लड है, वो एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू, जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ता है और ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने में मदद करता है। प्रकृति ने कितनी शानदार व्यवस्था कर रखी है। हर काम के लिए अलग अलग अंग हैं, लेकिन रक्त जो है वो सबको कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार किस देश से लिया गया है। आपको ये भी पता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है इसकी स्थापना जो होती है 1960 में होती है, यानी कि 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की जो स्थापना होती है ये 22 अप्रैल 1960 को हुई थी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जब राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी, इसका प्रावधान उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 के तहत किया गया है। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं समापन की ओर। लगभग 30 प्रश्न आपके होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक बात बता दें आपको कि पेशेंस इज द फर्स्ट, जो धैर्य है आपका, ये पहली शर्त होती है। पेशेंस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर योर सक्सेस। तो सफल अगर होना है आपको तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। धैर्य रखिए, और ऐसा नहीं होता कि आप बीच में छोड़ के चले जाएं, इससे नुकसान आपका हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसको प्रदान किया गया? अभी देखो, जब ये लेक्चर तैयार किया गया था लगभग 5-6 दिन पहले, तब जो है ना जब भी PDF लिखी गई थी तो उस समय जो था बुकर प्राइज, आपको ये भी पता है कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों अलग अलग इनाम हैं, दोनों अलग अलग अवार्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बुकर प्राइज भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उसकी भी जानकारी इसी लेक्चर में ले लेते हैं, इसी प्रश्न के अंतर्गत। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 ये प्रदान किया गया दोस्तों बानू मुश्ताक को, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में बानू मुश्ताक हैं। तो इन्होंने जो किताब लिखी है दोस्तों, ये भारतीय हैं और कन्नड़ भाषा में इन्होंने अपनी किताब लिखी है। और दीपा भास्ती, उन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। आपको भी पता है कि किसी भी भाषा में किताब लिखी गई है, अगर उसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में शामिल करना है तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो किताब तो लिखी गई थी बानू मुश्ताक के द्वारा कन्नड़ भाषा में, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था दीपा भास्ती के द्वारा, जिसकी वजह से ये जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार था उसकी राशि को दोनों में बराबर बराबर बांटा गया था। अब चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं कि हाल ही में
जो बुकर पुरस्कार दिया गया है, इंटरनेशनल हटा दो, केवल बुकर पुरस्कार, मूल रूप से यही पुरस्कार था पहले, बाद में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार नामक दूसरी जो व्यवस्था थी शुरू की गई थी। तो जो यहाँ पर बुकर पुरस्कार 2025 है, ये दिया गया है हंगरी के एक जाने माने लेखक हैं, नाम क्या है इनका, डेविड इसाजले, क्या नाम है, डेविड इसाजले। तो ये हंगरी के लेखक हैं, इनका एक उपन्यास है फ्लैश, फ्लैश के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया 2025 का, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 120, 140, 151 या फिर 172, और दोस्तों इसका आंसर बनेगा 151। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर है, स्थिति बहुत ही खराब है, ठीक है। और कितनी खराब है आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में देश के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनल हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्होंने पूरे दिन न्यूज़ चलाया। भाई साहब सोचो कि पत्रकारिता का स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है। ये लोग क्या इतना पता नहीं कर सकते थे, और अगर कंफर्म नहीं थे तो न्यूज़ चल कैसे रही थी, मतलब हद है। तो कितना भरोसा करेंगे आप, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया। मैं तो जब तक जो है बिल्कुल 2-3 बार और कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से जानकारी नहीं मिलती है, मैं भरोसा ही नहीं करता हूँ। धर्मेंद्र जी के बारे में जब न्यूज़ आई थी, तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं के बारे में ऐसी फॉल्स न्यूज़ आ चुकी है। फेक न्यूज़ वायरल करने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है। खैर आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते। तो यहाँ पर मेडल टैली के बारे में बात हो रही है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे अधिक पदक जीता गया राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में। सही जवाब है महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते थे, 158, 158 पदक जीते। हरियाणा 117 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा था। ध्यान दीजिएगा कि 4 से लेकर 15 मई 2025 तक सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार में आयोजित किया गया था, ठीक है। इस पर एक कंप्लीट लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही, तो उसको जो सर्च करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज दोस्तों पहनाया गया ओपल सुचाता, हसेट डेरेज एडमासूम। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन है तो ध्यान देना कि ओपल सुचाता ये कहाँ से हैं, तो ये थाईलैंड से हैं, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन बनी है, थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगश्री, इनका पूरा नाम है। 31 मई 2025 को हैदराबाद भारत में 72वें मिस वर्ल्ड पेंजेंट के ग्रैंड फिनाले में मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्जुकोवा ने इनको यह जो इनका क्राउन है उसको उन्होंने पहनाया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थाईलैंड में पहली बार हुआ ऐसा कि वहाँ से भी कोई लेडी हैं जो मिस वर्ल्ड बनी है, तो थाईलैंड के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है आपका कि पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादक कुआं कहाँ पर खोदा गया। तो पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात हो रही है। तो डेरिंग हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में होगा ही नहीं, डेरिंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसे डिरांग भी कहते हैं, डेरेन भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादक कुआं अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में खोदा गया। दिरांग देखो हिंदी में कह रहे हैं, डेरिंग दिरांग। यह परियोजना भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान किस राज्य ने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण के लिए जो आदि शक्ति नामक अभियान है इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया था। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। कमला प्रसाद विशेषर किस देश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ध्यान देना ये जो हैं फिजी की नहीं, बारबाडोस की नहीं, जमैका भी नहीं। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री बनी है कमला प्रसाद विशेषर जी, ठीक है। और उन्होंने अपना जो पदभार है 1 मई 2025 को ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में यानी कि वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है।
तो 125, 131, 130 या फिर 135 सही जवाब बनेगा दोस्तों आपका कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत जो है वो 148 देशों में 131वें स्थान पर है। कुल 148 देशों के ऊपर ये रैंक जो है तैयार की गई है, जिसमें भारत की रैंक कितनी आ रही है, 131 आ रही है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में भारत की स्थिति में गिरावट आई है। यहाँ 2024 में भारत की रैंक कितनी थी, 129 थी, तो हम थोड़ा सा और भी नीचे गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो लैंगिक समानता है वो कम हो रही है। ठीक है ना। किस देश ने 2025 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ध्यान देना, 2025 का यह आईसीसी द्वारा आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसको जीता गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने किसको हराया था? तो साउथ अफ्रीका ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से। ठीक, और ध्यान दीजिएगा कि 27 साल बाद ऐसा हुआ जब आईसीसी ट्रॉफी जो है वो जीती गई दक्षिण अफ्रीका की टीम के द्वारा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट है आपका 2025 का जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी इंडेक्स, अभी कल ही मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, तो बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होगा। तो बेसिकली जो है यूएन एसडीएसएन के द्वारा ये जो इंडेक्स जारी होता है, जिसे आप एसडीजी इंडेक्स भी कह सकते हैं, तो एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ जब भारत जो है टॉप 100 में आ गया और भारत की रैंक जो है वो 99 है। ठीक है, हालांकि नीति आयोग के द्वारा भी एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी होता है और साथ ही साथ एक नॉर्थ ईस्ट एसडीजी इंडेक्स भी जारी किया जाता है। तो एसडीजी इंडेक्स वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो संयंत्र उर्वरक को, मतलब एक जो नैनो फर्टिलाइजर बनाया जाता है इफ्को के द्वारा, तो इसका एक प्लांट लगाया गया है ब्राज़ील में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ये प्लांट इफ्को ने लगाया है। ठीक है, यह इफ्को नैनोवेंशन और ब्राज़ील की कंपनी है नैनोफर्ट के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत का जो पहला तितली अभयारण्य है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया केरल में। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, केरल में बनाया गया है भारत का पहला तितली अभयारण्य, और इसका उद्घाटन जो है केरल के कन्नूर जिले में किया गया है। और पहले ये जो अरलम वन्यजीव अभयारण्य था, अब फिलहाल इसे रीनेम कर दिया गया है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य को अब अरलम तितली अभयारण्य के नाम से जाना जाएगा। यह अभयारण्य पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है और इसे तितलियों की सुरक्षा के लिए समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी कितनी है? ये प्रश्न एग्जाम के लिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। तो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 2022-23 में भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है दोस्तों वो घट कर हो गई है 5.3%। ठीक है, तो 5.3% है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें 2011-12 में तो ये जो आंकड़ा था 27.1% था, जो कि 2022-23 में घटकर आ गया है 5.3%। और इस अवधि में लगभग 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई के बारे में बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ये हर महीने अपडेट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो आंकड़े आते हैं वो त्रैमासिक आते हैं। तो अभी अक्टूबर का जो आंकड़ा है वो गलत, मतलब वो लेटेस्ट है, और ऐसा नहीं है वो गलत आंकड़ा है। मतलब इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि किस महीने का आंकड़ा है। जुलाई में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक 77 थी, लेकिन अब जो रैंक आई है अक्टूबर वाली उसमें भारत जो है दोस्तों पहुंच चुका है किसमें? अक्टूबर में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि 77 थी जुलाई वाली, अक्टूबर में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हर महीने अपडेट होता है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर महीने अपडेट होता है तो इसको ये कन्फ्यूजन बहुत करेगा।
अगला देखिए, फीडे वोमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है। तो फीडे का मतलब क्या हो गया कि मतलब ये चेस से संबंधित एक वर्ल्ड कप है। तो बात हो रही है कि महिलाओं का जो शतरंज वर्ल्ड कप हुआ 2025, इसकी विजेता कौन बनी है। तो इसका उत्तर बनेगा दिव्या देशमुख, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने भारत की कोनोरू हम्पी को हराया था, यानी कि विनर जो है दिव्या देशमुख हैं और रनर अप रही कोनोरू हम्पी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में खोला गया है। ध्यान देना, बात हो रही है दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, ये दोस्तों किस राज्य में खोला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कर्नाटक में, इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में इसे खोला गया है। यह पुल जिसका नाम होगा सिंगडूर ब्रिज, क्या नाम होगा, सिंगडूर ब्रिज, कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सागर तालुक में शरावती बैक वाटर पर बना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14 जुलाई को इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 18वीं वन स्थित रिपोर्ट, मैं आपको इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 2023 के बारे में, और सारे आंकड़े मैंने आपको दे दिए हैं। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो 18वीं वन रिपोर्ट आई, इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है एरिया के मुताबिक वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश। मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे, ये 2025 में कब मनाया गया। तो प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है इसे कब, तो ध्यान देना कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस के रूप में, दोनों याद रखना। ठीक है, और इस बार 10 दिसंबर को मनाए गए मानवाधिकार दिवस की थीम है इतिहास में अधिकार और जिम्मेदारियां। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, और बस 2 ही प्रश्न और बचे हैं। 19 जुलाई 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये प्रश्न हाल ही में यूपी SSC पेट की परीक्षा में पूछा गया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 6 का ऑप्शन चुना था, जो कि गलत था। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बनेगा 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। ठीक है, हालांकि नाबार्ड पर भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों हुई थी 1982 में 12 जुलाई के दिन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो थी वो शिवरमन कमेटी जो बनाई गई थी उसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा, बहुत ही सरल, देखता हूं कितने लोग सीरियसली इस पूरे टेस्ट को लगाए हैं। और देखो एक बात और भी, जब आप गूगल करते हैं, कुछ खोजते हैं, वो जानकारी आपके दिमाग में छप जाती है। तो नाबार्ड की स्थापना हमने पढ़ लिया। आपको बताना ये है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, मैं जानता हूं। तो आपको ये बताना है कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो बिल्कुल आप लोग आंसर करिए, मैं देखता हूं जिसका भी आंसर बढ़िया होगा मैं उसको हार्ट भी दूंगा और उसको पिन भी कर दूंगा। थैंक यू आपका। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।